बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक पीडा एक्ट 2006 है। हम जानते हैं कि तमाम सिविल सर्वेंट्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनको पीडा एक्ट 2006 के हवाले से क्वेश्चंस रहते हैं कि ये पीडा एक्ट कब लागू होता है, इसके अंदर क्या चार्जेस होते हैं और इसके अंदर क्या पनिशमेंट्स हैं। तो आज हम इसको तफसील से देखते हैं कि पीडा एक्ट क्या चीज़ है। तो ये पीडा स्टैंड्स फॉर पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। ये 2006 के अंदर असम्बली के थ्रू अप्रूव हुआ और इसके नाफिज होने के बाद हम देख सकते हैं कि पहले इसका हिस्टोरिकल व्यू क्या है कि इससे पहले कौन से रूल्स थे। इससे पहले वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1960 थे, जिनको लोग नॉर्मली END रूल्स कहते हैं। उसके बाद ये अमेंड हुए 1975 के अंदर, फिर 1999 के अंदर और फाइनली ये 2006 के अंदर आके पीडा एक्ट प्रोमलगेट हुआ, नाफिज हुआ, इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद तमाम जो पंजाब के अंदर रहने वाले सिविल सर्वेंट्स हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो एफिशिएंसी के हवाले से, डिसिप्लिन के हवाले से जो उन पे एक्ट लागू होता है वो पीडा एक्ट 2006 लागू होता है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये इसकी इंक्वायरी कब स्टैंड्स होती है। ये रिटन कंप्लेन के ऊपर हो सकती है, वर्बल कंप्लेन के ऊपर भी हो सकती है। एनीवे इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होती है और अपेलेट अथॉरिटी कौन होती है। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी वही है जिसने उसको अपॉइंट किया। फॉर एग्जांपल अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो SSTs की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CO एजुकेशन होता है। जो 14 स्किल तक के एम्प्लॉई हैं और 15 स्किल के एम्प्लॉई हैं, PST और EST, उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी उनका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी DEO होता है। और जो 17 के एम्प्लॉयज़ होते हैं, हेडमास्टर हो गए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो गए, उनकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन साहब होते हैं। तो बेसिकली ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी का ही मैंडेट है कि वो किसी के ख़िलाफ़ इंक्वायरी स्टैंड कर सकता है और पीडा लागू कर सकता है। तो उसके साथ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की डेफिनेशन दी गई है और अपेलेट अथॉरिटी की दी गई है। अपेलेट अथॉरिटी मींस कि वो अथॉरिटी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से ऊपर हो, यानी एक आदमी SST है, उसको सज़ा उसके CO ने दी है, तो वो किसको अपील करेगा, वो उसकी अपेलेट अथॉरिटी होगी। तो CO के ऊपर अपेलेट अथॉरिटी यकीनन सेक्रेटरी साहब होते हैं। अब एक 17 स्किल का अफसर है, उसके अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसका सेक्रेटरी है, तो वो किसको अपील करेगा, वो चीफ सेक्रेटरी साहब को अपील करेगा। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से ऊपर उसकी अपेलेट अथॉरिटी होती है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट हम पीडा एक्ट के अंदर देखते हैं वो ग्राउंड्स देखते हैं कि कौन से जवाज़ हैं, किस वजह से पीडा एक्ट लागू होता है। तो वो 4 हैं: इनएफिशिएंसी, मिसकंडक्ट, करप्शन और सबवर्सिव एक्टिविटीज़। तो नॉर्मली जो ऊपर वाले 3 हैं वही लागू होते हैं। आप किसी का ऊपर जो पीडा एक्ट का शोकाज नोटिस आता है या चार्ज लगता है तो आप उसको देख सकते हैं कि उसके अंदर नॉर्मली जो चार्ज लगा होता है वो इनएफिशिएंसी का होता है। उसके बाद मिसकंडक्ट है, फिर करप्शन है। तो हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं कि इनएफिशिएंसी के अंदर क्या चीज़ है। इनएफिशिएंसी है कि जो काम उसके ऑफिसर ने, उसकी अथॉरिटी ने उसको असाइन किया, वो नाकाम हुआ उसको परफॉर्म करने में। ही फेल्ड टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज़। तो अगर कोई आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल ना कर सके, फेल हो जाए, तो उसका जो फेलियर है वो इनएफिशिएंसी कहलाएगा और उसके ऊपर अथॉरिटी उसके ऊपर पीडा एक्ट लागू कर सकती है। उसके साथ कुछ महकमों के अंदर जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं तो वहाँ पे 3 अटैम्प्ट्स होती हैं कि अगर 3 अटैम्प्ट्स के अंदर भी वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकता तो वो भी इनएफिशिएंसी के अंदर आएगा। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मिसकंडक्ट। तो मिसकंडक्ट मीन डिसओबीडियंस, यानी रूल्स को वायोलेट करना और अपनी अथॉरिटी को वायोलेट करना। तो ये जो चीज़ें आती हैं ये मिसकंडक्ट के अंदर आती हैं। और नॉर्मली जो हमारे पंजाब के अंदर जितने चार्जेस लगते हैं तो मैक्सिमम के ऊपर जो चार्ज लगता है वो मिसकंडक्ट का ही लगता है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हों, एजुकेशन के एम्प्लॉयज़ हों। तो इसके अंदर एक बात जो सबसे अहम है, जो आप इसके नीचे पॉइंट 5 देख सकते हैं, वो ये है कि एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ लीव।
यानी अगर आपने अपने ऑफिसर से छुट्टी नहीं ली और आप एब्सेंट हो गए हैं तो ये डिसोबीडियंस है, ये मिसकंडक्ट है। तो अपने इदारे से, गवर्नमेंट ऑफिस से बग़ैर इजाज़त के एब्सेंट होना भी मिसकंडक्ट का बाइस है और इसके ऊपर पीडा एक्ट 2006 लागू होता है। तो इसके अलावा आप बाकी पॉइंट्स भी देख सकते हैं कि एक ऑफिसर अगर रूल्स को वायोलेट करता है और रूल्स के ख़िलाफ़ अपॉइंटमेंट्स या प्रमोशन करता है तो वो भी मिसकंडक्ट के अंदर आती हैं। उसके बाद करप्शन है, तो ये सबसे सवियर चार्ज है पीडा एक्ट 2006 के अंदर। इसके अंदर ये है कि जी एक ग्रेटिफिकेशन वसूल करना डायरेक्टली और या इनडायरेक्टली, यानी आप किसी सरकारी काम कर रहे हैं और उसके इवज़ आपने कोई उसके बदले कोई चीज़ एक्सेप्ट की है तो ये करप्शन कहलाएगी। उसके बाद अगर कोई एम्प्लॉई आमदन से ज़ायद असासे रखता है तो वो भी करप्शन है। तनख्वाह उसकी 50,000 है और उसके असाजात मिलियंस के अंदर हैं या बिलियंस के अंदर हैं, तो वो बताए कि कैसे उसने ये एसेट्स मेंटेन रखे हुए हैं। तो अपनी आमदन से ज़ायद असाजात मेंटेन करना भी करप्शन है। उसके अलावा जैसे इसका पॉइंट 4 है, मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बियॉन्ड नॉन सोर्स ऑफ इनकम, यानी आमदन तो उसकी वही है 50,000 60,000, लेकिन उसके बच्चे मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। उसके बाद उसने लग्जरी लाइफस्टाइल अपनाया हुआ है, उसके पास गाड़ियाँ हैं, तो ही विल हैव टू जस्टिफाई आइदर विच आर द सोर्सेस थ्रू विच ही इज़ मेंटेनिंग दिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो उसको ये बात जस्टिफाई करना पड़ेगी कि वो किस बेस पे ये लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन रख रहा है। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि जी उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो उसके आमदन से ज़ायद है तो वो भी करप्शन के अंदर आएगी। तो ये अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये चार्ज कब लगाती है, आया रिटन कंप्लेन के ऊपर लगाती है या वो खुद अपनी मॉनिटरिंग के थ्रू या सर्विलेंस के थ्रू भी ये चार्ज लगा सकती है। कुछ महकमों के अंदर इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अज़ खुद यानी एनुअल बेस पे जो डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स है वो उसको मॉनिटर करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के एसेट्स को मॉनिटर करते हैं। तो उसके बाद अगर कोई रिटन कंप्लेन करता है तो तब भी ये चार्ज लगाया जा सकता है। तो अब जब किसी एम्प्लॉई पे ये चार्जेस लग जाते हैं तो उसके बाद इंक्वायरी होती है, उसके बाद उसको पनिशमेंट दी जाती है। पनिशमेंट के अंदर हम आगे जाके देखते हैं कि कौन सी माइनर हैं और कौन सी मेजर पनिशमेंट्स हैं। तो उसके बाद इंक्वायरी ऑर्डर्स हैं, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कर सकती है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन उसने बताने होते हैं, इंक्वायरी अफसर उसमें मुकर्रर किया जाता है। उसके बाद एक डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव होता है जो बेसिकली जो इंक्वायरी अफसर मुकर्रर होता है वो बेसिकली जज की हैसियत रखता है। तो एक तरफ मुल्ज़िम होगा जिसके ऊपर एलिगेशंस हैं, दूसरी तरफ डीआर होगा, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव, जो महकमे की तरफ से सबूत पेश करेगा। तो जो इंक्वायरी अफसर है वो दोनों का मौक़िफ़ सुनेगा। मुल्ज़िम को पूरा हक़ दिया जाएगा कि वो अपनी सफाई के अंदर जो उसके पास एविडेंसेस हैं या जो सबूत है वो पेश करे, और डिपार्टमेंट के जो डीआर है उसके पास भी पूरा इख्तियार है कि वो अपने महकमे को रिप्रेजेंट करे और उस मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ जो शवाहिद हैं, जो एविडेंसेस हैं वो इंक्वायरी अफसर के सामने रखे, ताकि इंक्वायरी अफसर दोनों को सुन के फ़ैसला करे। उसके बाद प्रोसीडिंग्स हैं, ये शो कॉज नोटिस पहले इशू होता है, उसके बाद उसका रिप्लाई आता है, फिर पर्सनल हियरिंग होती है, फाइनली क्रॉस एग्जामिनेशंस है, फाइंडिंग्स हैं। उसके बाद जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो रिकमेंडेशंस देता है। तो पेनल्टीज़ के अंदर आप देख सकते हैं माइनर पेनल्टीज़ हैं, मेजर हैं, और इवन के आफ्टर रिटायरमेंट भी पेनल्टीज़ लगाई जा सकती हैं। तो माइनर के अंदर जो नॉर्मली जो अगर कोई चार्ज इनएफिशिएंसी का है तो उसको सेंश्योर कर दिया जाता है, यानी सरजनिश की जाती है जस्ट। तो इसका सेंश्योर से ये है कि उसको कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, जस्ट उसकी पर्सनल फाइल के अंदर ये लिखा जाता है कि ये इसको सरजनिश हुई है, सेंश्योर हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल लॉस नहीं होता। उसके बाद अगर चार्ज ज़्यादा है तो उसको विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट भी की जाती हैं। नॉर्मली 2 इंक्रीमेंट स्टॉप कर दी जाती हैं, 3 इंक्रीमेंट भी स्टॉप कर दी जाती हैं। उसके बाद उसको फ़ाइन इम्पोज़ किया जाता है। तो फ़ाइन इम्पोज़ करना, इंक्रीमेंट स्टॉप करना या उसको पे के अंदर लोअर स्टेज पे लेके आना,
तो ये माइनर पेनल्टीज़ के अंदर ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद है मेजर पेनल्टीज़। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक फाइनेंशियल लॉस हुआ है और या करप्शन हुई है या मिसकंडक्ट हुआ है या सीवियर चार्जेस लग गए हैं, तो उसके ऊपर इंक्वायरी अफसर के पास सफिशेंट एविडेंस है कि उसने जिसके तहत उसने प्रोसीड किया है, तो उसके बाद जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो इंक्वायरी अफसर की रिकमेंडेशन के ऊपर ये पेनल्टीज़ इम्पोज करती है। तो मेजर पेनल्टीज़ के अंदर जो रिमूवल फ्रॉम सर्विस है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है, कंपल्सरी रिटायरमेंट है, फॉरफीचर ऑफ पास सर्विस है, यानी उसकी जो फॉरफीचर मीन मनहा कर देना, उसकी पिछली सर्विस को मिनहा कर देना, यानी सिंपली हम कह सकते हैं इसको। तो उसके बाद उसको जो सबसे ख़तरनाक एक और चीज़ ये है कि एक आदमी 17 स्केल के अंदर प्रमोट हो चुका था, उसको वापस 16 स्केल के अंदर ले आना, यानी उसको लोअर पोस्ट के अंदर जो रिड्यूस कर देना, ये भी मेजर पेनल्टीज़ के अंदर आता है। इसके अलावा उसको रिकवरी की जाती है उसके पे में से या पेंशन में से। तो ये मेजर पेनल्टीज़ हैं जो सेक्शन 4B के अंदर इम्पोज़ की जाती हैं। उसके बाद सेक्शन 4C के अंदर वो पेनल्टीज़ हैं जो आफ्टर रिटायरमेंट दी जाती हैं, यानी उसके अंदर ये है कि पेंशन का कुछ पोर्शन विद हेल्ड कर दिया जाता है जो कि 5 साल से ज़ायद ना हो। उसके अलावा आप देख सकते हैं रिकवरी भी की जाती है पेंशन में से। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो पीडा एक्ट के मेजर पॉइंट्स के हवाले से थी। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ उन तक पहुँचती रहें।